विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम एक कक्षा 10वीं गद्य क्रमांक 5 गोवा जैसा मैंने देखा विनय शर्मा द्वारा लिखित इस पाठ की हम चर्चा करेंगे। असल में देखा जाए, गोवा जैसा मैंने देखा विनय मोहन शर्मा, इन्होंने जब गोवा की यात्रा की तो उस यात्रा में जो अनुभव उन्होंने किया वो वर्णन, मतलब यात्रा वर्णन, इन्होंने इसके द्वारा व्यक्त किया हुआ है। विनय शर्मा, इनका जन्म 1973 उज्जैन, मध्य प्रदेश। विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित रहा है। इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपती रहती है। यात्रा वृत्तांत लेखक विनय शर्मा इनकी पसंदीदा विधा है। साथ ही आपके व्यंग और ललित निबंध भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोवा जैसा मैंने देखा, ये एक यात्रा वर्णन है और इस यात्रा के माध्यम से गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहां की जीवन शैली, त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन इस पाठ के द्वारा लेखक विनय शर्मा इन्होंने व्यक्त किया हुआ है। गोवा से संबंधित होने के कारण थोड़ा सा गोवा के बारे में हम चर्चा करेंगे। असल में गोवा भारत का एक छोटा सा राज्य, इसका क्षेत्रफल कभी हम देखते हैं 3072 किलोमीटर इतना उनका क्षेत्रफल है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। 450 वर्षों तक पुर्तगाल ने शासन किया। गोवा की जो जनसंख्या है 14,58,545। तीसरी सदी में यह मौर्य वंश, ईस्वी सन 1312 दिल्ली सल्तनत, फिर विजयनगर का शासन आया। असल में गोवा को गोपराष्ट्र, गोपुरी, गोवे, गोवापुरी, गोय, ऐसे उनके कई प्राचीन नामों से जाना जाता है। असल में 1469 में यहां दोबारा सल्तनत, 1498 में वास्को दी गामा इन्होंने प्रवेश किया और 19 दिसंबर 1961 भारत में यह गोवा शामिल हो गया। 19 दिसंबर 1961 में भारत में शामिल होने के बाद वहां केंद्र के अधिकार थे, लेकिन 30 मई 1987 में गोवा को एक अलग राज्य का दर्जा भी दिया गया। असल में गोवा का सबसे बड़ा जो शहर है वास्को द गामा, इसकी राजधानी, कैपिटल उसे हम कहते वो पणजी।
गोवा दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है उत्तर गोवा, दूसरा है दक्षिण गोवा। यह दो ही जिले इस गोवा में हमें दिखाई देते हैं। 60% हिंदू आबादी हमें यहां स्थित है, दिखाई देती है। 30% के आसपास ईसाई समुदाय हमें दिखाई देता है। कई सालों तक, 450 वर्षों तक पुर्तगाल का शासन रहने के कारण थोड़ी सी विदेशी संस्कृति का असर हमें यहां दिखाई देता है। गोवा के प्रमुख उद्योग एक है पर्यटन। पर्यटन के अलावा गोवा से लौह खनिज ज्यादा पैमाने पर मिलता है। या मत्स्य व्यवसाय प्रमुख व्यवसाय होने के बावजूद यहां की जो मछलियां हैं वह स्थानीय बाजारों में ही बेची जाती है। ऐसे सुंदर प्राकृतिक सुंदर ऐसे गोवा की यात्रा करने के लिए विनय मोहन शर्मा निकल चुके हैं और उन्होंने जो तजुर्बा, जो अनुभव लिया है, वो अनुभव इन्होंने इस पाठ के द्वारा, इस यात्रा वर्णन के द्वारा व्यक्त किया हुआ है। गोवा, गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। तरंगायित, प्रसन्न, चहक उठता है। और हो भी क्यों न, यहां की प्रकृति, यहां की नैसर्गिक स्थिति, आबोहवा, यहां का वातावरण और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहां खींचे चले आते हैं। जो पर्यटक यानी यात्री, जो खुद ब खुद गोवा की इस जीवन शैली, वहां का वातावरण, आबोहवा, वहां का आकर्षण, मतलब सारे पर्यटकों को क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। देश के कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की एक धड़कन है। प्रत्येक पर्यटक देश के कोने में स्थित है, बसा हुआ है। छोटा सा राज्य, सबसे छोटा राज्य, ऐसे छोटे राज्य में प्रत्येक पर्यटन मानो देखने के लिए उतावला, आतुर। जैसे गोवा का नाम आता है तो उसका मन तरंगायित होता है, प्रसन्न हो जाता है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। लेखक कहते हैं विनय शर्मा कि यही गोवा की विशेषताओं के कारण मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर शहर, इस इंदौर से मैं गोवा जा पहुंचा। मध्य प्रदेश में इंदौर शहर है, उस इंदौर से मैं गोवा के निकल चुका। लेकिन वो अकेले नहीं गए, अपने परिवार के साथ गए। अभी और कौन साथ में था? खंडवा से, शहर एक खंडवा, ये इंदौर से, और खंडवा से कौन? खंडवा से मेरे साडू साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। प्रस्तुत परिच्छेद में आए हुए दो शहरों का नाम, नंबर 1 इंदौर, नंबर 2 खंडवा। इंदौर से स्वयं लेखक विनय शर्मा और उनका परिवार, और खंडवा से उनके साडू साहब। साडू
असल में साली जी जो होती है या अपनी पत्नी की बहन, पत्नी जो उसके पति जो है, अपनी पत्नी की बहन जो है उसके पति को साड़ू कहते। तो खंडवा से मेरे साड़ू साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। 2 परिवार शामिल थे। नंबर 1 स्वयं लेखक विनय शर्मा, नंबर 2 इनके साड़ू साहब। ये स्वयं इंदौर से निकल चुके, शायद गोवा एक्सप्रेस उनकी गाड़ी का नाम, और खंडवा से जो चढ़े इस गाड़ी में उनके साड़ू साहब दोनों शामिल हो गए। 23 नवंबर को, कितने नवंबर को? 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। उजास का अर्थ होता है प्रकाश। कौन से गाड़ी से वो गोवा पहुंचे? उस गाड़ी का नाम था गोवा एक्सप्रेस। क्या नाम था? गोवा एक्सप्रेस। लेखक स्वयं इंदौर से उस गाड़ी में आए। उसी गाड़ी में, शायद वो गाड़ी खंडवा रुकती होगी, उसी खंडवा स्टेशन से उनके साड़ू साहब चढ़े। दोनों परिवार गोवा के निकल चुके। वह महीना था नवंबर और दिनांक थी 23। गाड़ी का नाम था गोवा एक्सप्रेस। गाड़ी मडगांव स्टेशन रुकी। सुबह हो चुकी थी, उजास, प्रकाश हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा। जैसे स्टेशन के बाहर आए, टैक्सी खड़ी होगी, टैक्सी ने हॉर्न दिया, आवाज लगाई और उसकी ओर मेरा ध्यान जो है वो खींचा गया और हम फटाफट उसमें बैठ गए। फटाफट, जल्द स्टेशन से बाहर आए। स्टेशन का नाम था मडगांव। बाहर आने के बाद टैक्सी ने हॉर्न बजाया और हम जल्द उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ रही थी। टैक्सी स्टेशन से निकल चुकी। एक छोटी सी संकरी पतली सी सड़क जो है उसके ऊपर दौड़ पड़ी। शीतल हवा, ठंडी हवा की झोंकों से मन प्रसन्न हो गया। शायद गाड़ी की कांच खुले होंगे। पतली सड़क से गाड़ी चल रही है। गाड़ी में हवा आ रही थी। वह हवा उन्हें शीतल महसूस हो रही थी और वह शीतल हवा के झोंके उनको लग रहे थे। लेखक कह रहे कि मन प्रसन्न हो गया, आनंदी हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। लेखक कहते कि यात्रा जो हम सफर कर आए थे, किससे सफर कर आए थे? गोवा एक्सप्रेस से। और जैसे ही उस टैक्सी में बैठे, ठंडी हवा के झोंके लगे, पल भर में सारी थकान हमारी मिट गई, मतलब समाप्त होगी। मैं सोचने लगा, मैं मतलब लेखक, पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। पर्यटन का भी एक अपना अनोखा आनंद होता है। बड़ा अच्छा आनंद मिलता है जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हों, उनसे निजात का अर्थ होता है मुक्ति, आजादी पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। लेखक कहते हैं कि हमारे जीवन में काम ही काम रहता है। काम में हम व्यस्त होते और जब काम में इतने व्यस्त होते, कई समस्या आती है, कई समस्याओं का मुकाबला करना होता है, लड़ना होता है, उसको सुलझाना होता है। कई ऐसी समस्याओं को सुलझाते कभी हमें उससे निजात पाना है, मुक्ति पाना है, तो पर्यटन सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा उपाय है। कुछ दिनों के लिए हम घूम कर आइए, हमें आनंद
बड़ा अच्छा प्राप्त होता है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा होता है। जो वातावरण बदल जाता है, ये वातावरण बदलने के कारण हमारा मन जो है तरोताजा, इसका अर्थ होता है बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। विश्राम का अर्थ होता है आराम। बस जिंदगी में जो समस्या है, उस समस्या से आप लड़ते हैं, उसको सुलझाते रहते, काम में व्यस्त रहते, तनाव आ जाता है, और इस तनाव से मुक्ति पाने के लिए पर्यटन ये सबसे अच्छा तरीका है, उपाय है। थोड़ा सा आप घूम फिर कर आइए, मन तरोताजा होता है, शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम, आराम भी अवश्य मिल जाता है। लेखक कहते हैं, कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मड़गांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। लेकिन कहते हैं, कुछ देर बाद हमारी टैक्सी निकली। मड़गांव से जब निकली तो करीबन 5 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। दक्षिण में स्थित गोवा में मुख्य 2 जिले, उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा, 2 ही हिस्से। तो दक्षिणी हिस्से में जो स्थित यानी बसा हुआ कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर हमारी टैक्सी रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले ही बुक कर लिया था। आज के इस आधुनिक युग में हम घर बैठे अपनी सारी सुविधा आरक्षित कर सकते, बुक कर सकते। तो इन्होंने भी पहले से कस्बा बेनालियम रिसोर्ट बुक किया था। मड़गांव से जब गाड़ी निकली, 5 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण इस इलाके में, गोवा के दक्षिण इलाके में कस्बा बेनालियम एक रिसोर्ट है, वहां आकर रुक गई। कि लेखक कहते कि रिसोर्ट हमने पहले से क्या कर लिया था, बुक कर लिया था। इसीलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए। हमने अपनी औपचारिकता पूरी की, और जो औपचारिकता पूरी कर ली, खाना पूर्ति, जो औपचारिक जरूरी जो बातें वो हमने पूरी की, सब अपने अपने सूट में चले गए, अपने अपने कमरे के चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। लेखक कह रहे, हम घूमने फिरने के लिए निकले, उसके पहले ही गोवा की कुछ खास बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। मेरे हिसाब से संजाल पूरा कीजिए, इसमें ये पूछा जाएगा। दरअसल, वास्तव में, दरअसल का मतलब क्या होता है, वास्तव में गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में बटा हुआ है। इसके पहले भी मैंने कहा था, दक्षिण गोवा और उत्तर गोवा। तो 2 भागों में बटा हुआ है। एक है दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। संजाल पूरा कीजिए में आपको पूछा जाएगा। गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है। संजाल 1, संजाल 2। नंबर 1 दक्षिण गोवा जिला, उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी। इसकी राजधानी कौन सी है? पणजी। मांडवी नदी के किनारे स्थित है। स्थित मतलब बसिया। ये जो मांडवी नदी है, इस मांडवी नदी के किनारे ये राजधानी पणजी मतलब बसी हुई। यह नदी काफी बड़ी है। कौन सी नदी?
मांडवी नदी, ये बहुत बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है, पूरे साल उसमें पानी रहता है मांडवी नदी में। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहां मौसम में प्राय उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। पूरा समुद्री इलाका है और समुद्री इलाका होने के कारण यहां के मौसम में, वातावरण में एक उमस गर्मी। कौन सी गर्मी? वर्षा ऋतु में होने वाली गर्मी। ऐसी उमस तथा हवा में नमी यानी गीलापन। दो बातें अक्सर यहां के मौसम में मिलती है। थोड़ी सी एक आधी बारिश होती है, बारिश होने के बाद कुछ दिनों तक बारिश नहीं होती है तो थोड़ा सा हमें गर्म महसूस होता है, ऐसी उमस। और हवा में नमी, आर्द्रता बनी रहती है, शरीर चिपचिपाता रहता है। उमस और नमी के कारण यहां के वातावरण में रहने वाले लोगों का शरीर चिपचिपाता यानी गर्मी के कारण आने वाला थोड़ा हल्का पसीना, लेकिन ऐसा पसीना नहीं जो टपक रहा है, केवल शरीर को महसूस हो रहा है। लेकिन मुंबई जितना नहीं, मुंबई में कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि यहां का क्षेत्र हरी तिमा से भरपूर है, फिर भी धूप तो तीखी होती है। लेकिन कहते मुंबई इतना चिपचिपाता शरीर नहीं होता है। उसका कारण, क्योंकि गोवा का इलाका हरी तिमा, हरियाली से भरपूर है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी धूप तो थोड़ी तीखी होती ही है। यूं तो गोवा अपने खूबसूरत सफेद रेतीले तटों, तट का मतलब होता है किनारा। कैसा किनारा है? खूबसूरत। रेत कैसी है? सफेद। ऐसे तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है। गोवा कौन सी जीवन शैली है? एक तो सुंदर ऐसे तट है, किनारे समुन्दर के, उसकी रेत जो है वह सफेद है। महंगे होटल हैं जो पर्यटक आते हैं, महंगे होटल और खास जीवन शैली के लिए गोवा जाना जाता है। लेकिन इन सबके बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। जो उनकी विरासत प्राचीन काल से उनको जो मिली है, इस विरासत को उन्होंने अपने आप में समेट कर रखा हुआ है। यहां की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने। लेखक कहते हैं, लेखक ने लिखने का तरीका बड़ा अच्छा है। गोवा के बारे में जानकारी भी बताते और प्रत्यक्ष क्या अनुभव उन्होंने लिया उसका भी वर्णन करते। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो लेखक कहते चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए वो शाम का आनंद लेते हैं। उसका एक प्रसंग उन्होंने हमें बताया हुआ है। इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। कौन से बीच की ओर? बेनालियम बीच। निकल चुके शाम के वक्त। आप भी चले, क्योंकि बहुत सी खूबसूरत तथा शांत जगह बेनालियम बीच। लेकर कहते पाठकों को, जो पाठक है उनको भी कहते कि तुम भी मेरे साथ चलो। खूबसूरत ऐसा किनारा है और उस बीच का नाम है बेनालियम बीच। पहला बीच बेनालियम, उसके बारे में वो चर्चा कर रहे। दिन भर की थकान तथा उमस, थोड़ी गर्मी जैसी भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर की थी। मडगांव से कस्बा बेनालियम रिसोर्ट में गए तो 5 किलोमीटर। अभी जो एक कस्बा बेनालियम के रिसोर्ट से निकले बेनालियम बीच तो 1 किलोमीटर की दूरी थी। लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी हम यह दूरी तय
हो ही नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह था, बड़ा जोश था, बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज सुनाई दी। समुद्र के लहरों की आवाज उन्हें सुनाई पड़ी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। रणभेदी, रणभेदी यानी युद्ध की आवाज। एक आदि युद्ध में कैसी आवाजें आती है, उसी तरह वह आवाज थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसीलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सफेद रेत बारीक, उसमें पैर उनके धसे जा रहे थे, इसीलिए वो जल्द जल्द दौड़ नहीं पा रहे होंगे। फिर भी धसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा उठा कर भाग रहे थे। खूबसूरत सुंदर समुंदर, खूबसूरत समुंदर देखती मैं उसमें जाकर लिपट गया। कौन से बीच में? बेनालियम बीच में। जैसे समुंदर का पानी दिखाई दिया, उसमें लेखक जाकर लिपट गए, मतलब उस पानी में चले गए। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुड़ गए। समुंदर के किनारे जो रेत थी, गीली रेत, बच्चे जो हैं उनके साड़ू साहब के बच्चे हो गए, लेखक के बच्चे हो गए। समुंदर किनारे जो है रेत के घरौंदे बनाने लगे और बच्चे उसमें खेलने में एकाग्र हो गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले ही फिर नया घर बनाने में जुड़ जाते। बच्चे घर बनाते होंगे रेत का, जैसे लहर आती होगी उस घरों को टकराती होगी, घर टूटते, दोबारा बच्चे बनाते, दोबारा लहरें आती थी, दोबारा तोड़ती थी। यही क्रम चलता रहा। मैंने उन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है, सारे काम शक्य है। आशावाद दिखाई देता है बच्चों में। बच्चे घर बना देते, समुद्र की लहरें आती थी, घर तोड़ती थी, फिर भी बच्चे हार नहीं मानते थे। बच्चों के मन में और आशा होती थी उत्पन्न। दोबारा वो घर बनाते थे, दोबारा लहरें आती थी, तोड़ती थी, दोबारा घर बनाते थे, दोबारा लहरें तोड़ती थी। इसका मतलब बच्चों के मन में आशावाद है, और जहां आशावाद रहेगा वहां कोई भी कार्य असंभव नहीं है, हर कार्य शक्य है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए। शाम गहराने लगी, अंधेरा गहरा होने लगा, तो हम किनारे पर बैठ गए। मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, यही जीवन का सत्य है। बच्चों, अंतिम वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य, दो वाक्य बड़े महत्वपूर्ण दिए उन्होंने। नंबर 1, जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। और दूसरा वाक्य उन्होंने दिया है कि बनने के बाद मिटना यह नियति है, यही जीवन का सत्य भी है। मतलब जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो जन्म लेता है वह अवश्य मिटता है। ये बात इन्होंने इस वाक्य के द्वारा व्यक्त की है। तो बच्चों, गोवा का थोड़ा सा इतिहास। गोवा के लिए निकल पड़े लेखक विनय शर्मा, उनके साड़ू साहब। दिनांक थी 23 नवंबर। गोवा एक्सप्रेस जैसे पहुंचे मडगांव, पहले से आरक्षित किया हुआ रिसोर्ट, उसका नाम था कस्बा बेनालियम रिसोर्ट। गोवा, दक्षिण गोवा और उत्तर गोवा राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है, काफी बड़ी है। 12 महीनों तक, मतलब वर्ष भर तक उसमें पानी रहता है, और यही कारण है वहां का वातावरण हरितिमा, हरियाली से युक्त होने के कारण मुंबई जैसा वातावरण नहीं है। चिपचिपाहट तो अवश्य है, लेकिन मुंबई जैसे नहीं। सबसे बड़ी बात है उमस, हवा में नमी, यहाँ के वातावरण में एक प्रमुख घटक दिखाई देते। और सबसे बड़ी बात है खूबसूरत सफेद रेतीले तट, महंगे होटल और खास जीवन शैली के लिए गोवा जाना जाता है। और जैसे ही लेखक निकल चुके, पहला बीच जिसका नाम है बेनालियम बीच, और बेनालियम बीच की ओर निकलने के बाद
उन्होंने 2 बातें हमें अवश्य बताइए, जो है कि आशावाद होना चाहिए, आशावाद है तो कोई काम असंभव नहीं है, और जो जन्म लेता है और वह मिटता अवश्य है, यही नियति का, जीवन का सबसे बड़ा क्या है, सत्य है। बाकी हम इसी गोवा जैसा मैंने देखा, ये हमारा पार्ट 1 हो गया। अगला स्पष्टीकरण मैं दूंगा पार्ट 2 में। धन्यवाद।